So hello and welcome back everyone to another video. आज हम लोग का होगा fifth lecture of what of Constitution of India. So again I'm repeating this video is for those students who are giving CSET examination on 2020 June and also for those students who are giving CS executive examination for 2020 June. Okay. So for your CSET your subject shall be legal aptitude chapter 1 and for CS executive your chapter shall be चैप्टर 2 ऑफ द सब्जेक्ट JIGL. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई बंधु. आज का जो स्टार्टिंग होगा वो होगा आर्टिकल 23 एंड 24 से. आर्टिकल 23 एंड 24 बताओ जरा. आर्टिकल 23 एंड 24 क्या था? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. याद आ रहा है कुछ? आ रहा है कुछ याद? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते. तो आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर. ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर. ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं सकते, मतलब इंसानों का खरीदा बेची नहीं हो सकता. ये राइट कौन देता है? आर्टिकल 23. उसके बाद आर्टिकल 24 क्या कहता है? चाइल्ड लेबर के बारे में कहता है. ठीक है, चाइल्ड लेबर के बारे में कहता है बिलो द एज ऑफ 14. बिलो द एज ऑफ 14 चाइल्ड लेबर नहीं हो सकता. तो आप में से कई लोग मतलब सोच रहे होंगे यार सर अपने घर में ना हम लोग क्या कहते हैं उसको, हेल्पिंग हैंड के लिए मतलब ऐसे मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं उनको रखा हुआ है. एज बिलो 14 के है, वो बस थोड़ा बहुत हाथ बटा देते हैं और उतना ही काम है. मतलब घर के काम जो है उस काम में हाथ बटाते. उनका एज 14 से नीचे है. तो क्या सर हम लोग क्राइम कर रहे हैं? देखो पहला बात तो ये है ना, ये चीज अच्छी तरीके से समझ लेना. बहुत सारे बंदों का मतलब ये डाउट होता होगा, हम अपने घर में या फिर अपने पड़ोस में तो हम देखते हैं बच्चों को काम करने में, तो यार सर वो क्या मतलब इलीगल है? देखो सबसे पहला बात तो ये है ना, अगर काम करा रहे हो ना तो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लियो कि उनका एजुकेशन ठीक ठाक से हो पाए. मतलब थोड़ा बहुत एजुकेशन दे देना भाई. इतना तो अमीर हो कि आप मेड रख रहे हो, वो भी बहुत छोटा बच्चा. राइट, फॉरवर्ड फॉर जस्ट हेल्पिंग हैंड, फॉर अ हेल्पिंग हैंड. राइट, सो यार एजुकेशन थोड़ा देख लियो उनका, और कपड़ा खाना ठीक से अच्छे से देख लियो. दिस इज माय पर्सनल पर्सपेक्टिव एंड पर्सनल रिक्वेस्ट फॉर यू. नाउ द थिंग इज इट अ क्राइम टू कीप देम एज अ helping hand in our home? No, it is not a crime, because it is a crime if you keep them, if children's work under the age of 14 in factory or mines or hazardous process. Now if you are keeping a girl child or a boy child, ठीक है, in your factory or mines, ठीक है, या फिर hazardous कोई प्रोसेस हो, मतलब कहीं पे मतलब जहां पे फैक्ट्री हो रहा है, मतलब फैक्ट्री का काम काज, या फिर माइनिंग हो रहा हो. हैजर्डियस प्रोसेस मतलब केमिकल्स के साथ खेलना या फिर कोई डेंजरस सब्सटेंस के साथ मतलब काम करना. ठीक है, उन सब एरियाज में बिलो द एज ऑफ 14 को अलाउड नहीं है. समझ में आ रहा है? बिलो द एज ऑफ 14 को अलाउड नहीं है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24. नेक्स्ट आर्टिकल 25 देख ले हम लोग. आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन. फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन. इसका मतलब क्या है सर? फ्रीडम ऑफ फ्री कॉन्साइंस. तो फ्रीडम ऑफ फ्री कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है? कॉन्साइंस मतलब मॉरल सेंस. आपका जो मॉरल सेंस है, आप मॉरली किसको चाहते हो यार? आपको अगर लगता है कि ये मॉरली राइट है तो ये सही होगा आपके लिए. अगर आपको लगता है कि यार आप हिंदू धर्म फॉलो करना चाहते हो, देन यू शुड गो विथ हिंदू धर्म. एंड इफ यू थिंक दैट यू वांट टू गो विथ इस्लामिक religion, then you can go to Islamic religion. And if you think that you want to be a Christian, then you can go to Christianity. You can go for Christianity. Okay, now this is what we call as freedom of conscience. आपके moral science जो कहता है ना, वो आप अच्छे से समझो. ठीक है, ये इसका आप फ्रीडम देता है. ठीक है, और गवर्नमेंट आपको ये नहीं बोलेगा कि यार यू हैव टू वर्शिप और यू हैव टू प्रीच और यू हैव टू वर्शिप ओनली दिस काइंड ऑफ दिस रिलीजन. ठीक है, तो ये जो चीज है, ये जो बात है, ये बहुत गलत बात है. इसीलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर साहब ने क्या किया, लिख के दे दिया कि देखो फ्रीडम ऑफ फ्री कॉन्साइंस, यू कैन नॉट फोर्स एनीवन टू फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन. ओके, नेक्स्ट क्या है? द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन. एक तो है कॉन्साइंस, आपका विश्वास जो है वो आपके ऊपर है. अगर आपको लगता है ना
कि अगर आपको कोई भी चीज लगता है, you're assuming it, आपके moral science कहता है कि हाँ यार ये ऐसा होता होगा, then this is right for you. Nobody will come and stop you and nobody will come and go against you. Nobody can go against you. आपका moral science कह रहा है कि ये है तो ये होगा, that is for you. Okay, nobody can stop you. Next क्या है? Right field to profess, practice and propagate religion. मतलब profess क्या मतलब? preaching man. मतलब आप अगर पंडित हो, पुजारी हो, या फिर आप मौलाना हो, या फिर यू आर अ प्रीस्ट, एनीथिंग इट मे बी, तो आपको पूरा फ्रीडम है कि आप आपके जो धर्म का जो आपको गुणगान है वो आप गा सकते हो, आप प्रोफेस कर सकते हो, आप भजन गा सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, आप प्रेयर्स गा सकते हो, आप सॉन्ग्स गा सकते हो फॉर दी गॉड. सो दैट इज द थिंग, राइट. तो प्रोफेस कर सकते हो आप. और प्रैक्टिस, ऑब्वियसली यार प्रोफेस करोगे तो प्रैक्टिस करना ही है. तो यार ये तो ऑब्वियस सा बात है यार, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस तो करना ही है. ये आप राइट टू रिलीजन वाला जो राइट है ना वो दे दिया आपको आर्टिकल 25 में. आप प्रैक्टिस कर सकते हो आपके खुद का रिलीजन, आप प्रोपोगेट कर सकते हो आपका खुद का रिलीजन. यू कैन इवन इन्वेंट योर ओन रिलीजन, डज नॉट मैटर, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट विथ योर रिलीजन. बट इतना याद रखना कि भारत को हार्म नहीं होना चाहिए. भारत कौन बंदा है ऐसा? भारत बंदा नहीं है यार, धरती है ये अपना जो इंडिया है, इसको हार्म नहीं होना चाहिए. ठीक है, उसको छोड़ के आप जो करना है करो. समझ में आ रहा है? उसके बाद हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ए सबरीमल्ला टेम्पल वर्डिक्ट. यार सबरीमल्ला टेम्पल वर्डिक्ट तो बहुत फेमस था, याद आ रहा है? Women of all ages will be allowed to enter the temple because otherwise it would lead to violation of article 14, 15 and 25. तो वहां पे क्या होता था, सबरीमल्ला टेम्पल जो है वहां पे विमेंस को अलाउड नहीं करते थे. विमेंस को अलाउड नहीं करते थे टेम्पल्स में एंटर करने के लिए, उस टेम्पल में एंटर करने के लिए. तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके बाद कि देखो भाइयों बंधुओं, यू cannot stop a woman, you cannot stop a woman to enter the temple, you cannot stop a woman to enter the temple. देख रहे हो ये दादी अम्मा, she is entering into the temple, so you cannot stop her to enter into the temple. ठीक है, अगर if you are stopping this ना, then article 14, article 15 and article 25 तो बेटा harm होने वाला है. Now what is article 14, 15 and 25? एक बार flashback में जाए so that you can remember what is article 14, 15. आर्टिकल 14, 15 एंड 25. हाँ जी. आर्टिकल 14 देखो, स्कोप ऑफ आर्टिकल 14 क्या कहता है? क्लास लेजिस्लेशन नहीं करना यार, क्लास लेजिस्लेशन नहीं करना. प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन मतलब क्या? मतलब ये महिलाएं और पुरुष में क्या डिफरेंस हो गया? मतलब पुरुष जा सकते मंदिर के अंदर और महिलाएं नहीं जा सकते. क्लास लेजिस्लेशन अलाउड नहीं है, क्लास लेजिस्लेशन अलाउड नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, on the basis of religion, caste, sex. ठीक है, means gender. Okay, you cannot do class legislation. ये हो गया आपका आर्टिकल 14. आर्टिकल 15 क्या कहता है? देखो, you cannot give any discrimination against any citizen on the grounds of sex. मतलब क्या है? This is your gender. ठीक है, if you're a girl you cannot enter, that is no right. There is nobody gives you such kind of power. Even the Constitution of India tells you that you can enter. Then Article 14, 15 and 25 जो है, 14 क्या रहा अपना? क्लास लेजिस्लेशन नहीं करना, मतलब उसको क्या कहते हैं? डिवीजन नहीं डालना है. ठीक है, जेंडर के ऊपर डिवीजन नहीं डालना है. ये जेंडर ये कर सकता है, ये जेंडर वो नहीं कर सकता. एंड आर्टिकल 15 क्या कहता है कि देखो आप जस्ट जेंडर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट. ठीक है, और आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 तो कहता है ये देखो रिलीजन के बारे में. ठीक है, रिलीजन के बारे में तो सबरीमल्ला टेम्पल में तीनों आता है, राइट? चौथा वाला 14 वाला कैसे आ जाता है? आर्टिकल 14 कैसे आता है बताओ मुझको फटाफट. आर्टिकल 14 ऐसे आता है कि सबरीमल्ला एक क्या है? टेम्पल है, राइट? सबरीमल्ला एक टेम्पल है, यहाँ पे आप क्लास लेजिस्लेशन नहीं कर सकते. मतलब एक क्लास के कैटेगरी, एक क्लास मतलब the women's can go, the women's cannot go and the men's can go. ये वाला जो है कंसेप्ट नहीं हो सकता. ठीक है, ये वाला कंसेप्ट नहीं हो सकता. आर्टिकल 15 में तो बताया ही है कि सेक्स को लेके, मतलब जेंडर इक्वलिटी को लेकर women's cannot enter and men can enter. ये जो है इसको रोक लगाया दिया गया है. आर्टिकल 15 तो हो गया यहाँ पे. और आर्टिकल 25 तो भैया रिलीजियस ना, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, राइट? तो क्या यार वुमेन्स को राइट नहीं है रिलीजियस प्रैक्टिस करना? वुमेन्स को राइट नहीं है रिलीजियन प्रैक्टिस करना? उनका जो भी
मन मुताबिक जो भी है उनको पूरा अधिकार मिलता है। सो दैट इज ऑल अबाउट आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 में क्या क्या आ जाता है? आर्टिकल 25 में आता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस मतलब आपके मोरल साइंस जो है, आपके खुद के डिफरेंट पीपल हैव ऑल डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ मोरल साइंस, सो यू कैन प्रैक्टिस दैट एट योर ओन होम और एनीवेयर इन दी एंटायर कंट्री, राइट? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, दे राइट, देख फ्रीडम ऑफ कंसाइंस तो ठीक है, मॉरली आप करो जो करना है, लेकिन यार इंडिया को हार्म नहीं होना चाहिए, देश के नागरिकों को हार्म नहीं होना चाहिए, इतना याद रख लेना, वरना घुसेर के रख देंगे कहां पे? जेल में। नॉट द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल में जा रहे हैं, आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है भाई अपना? देखो बहुत ही बढ़िया मतलब आर्टिकल है। देखो आर्टिकल 26 क्या कहता है? ग्रांट्स टू एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशंस, ग्रांट्स टू एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशंस और एनी सेक्ट देयर ऑफ द राइट, मतलब कौन सा राइट दे रहा है? देखो एवरी रिलीजन मतलब हर कोई रिलीजन को, हर रिलीजन को राइट दे रहा है। ये चीज कौन दे रहा है सर राइट? कौन दे रहा है राइट सर? गवर्नमेंट दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है, इंडिया दे रहा है सर, गवर्नमेंट इंडिया दे रहा है यार, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है अपना राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 26 में डॉक्टर साहब ने लिख के रख दिया, आर्टिकल 26 में डॉक्टर साहब ने लिख के रख दिया कि देखो भैया every religion should have this rights. Okay, now what are the rights? Let's study about them. The right to establish and maintain institutions of religions and charitable purposes. याद रखना कि आपको पूरा अधिकार मिलता है, आप कोई भी रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई इंस्टीट्यूशन खोलो, मतलब मंदिर, मस्जिद और चर्च, ठीक है, ये सब खोल सकते हो आप इंडिया में कहीं पर भी, नो प्रॉब्लम। उसके बाद टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, तो रिलीजन के मैटर में ना आप अपना अफेयर्स जो है ना वो आप खुद मेंटेन कर सकते हो, इतना राइट दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कोर्ट दखलबाजी नहीं करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। यार मंदिर जो बनाना है वो तो प्रॉपर्टी लगेगा ना यार, प्रॉपर्टी ऑब्वियसली लगेगा, तो प्रॉपर्टी हम ओन कर सकते हैं सर, खरीद सकते हैं मंदिर के लिए, ऑब्वियसली यू कैन बाय ए प्रॉपर्टी, एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? जमीन, ठीक है, फॉर दिस institutions. Which institutions? Charitable institutions. Yes, charitable institutions and religious institutions we are talking about. Next क्या है? To administer such property in accordance with the law. और ये जो प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर जो करेगा, एडमिनिस्टर मतलब संभाल के रखेगा, जो हेड रहेगा इस प्रॉपर्टी का, ठीक है, यू हैव टू एडमिनिस्टर दिस प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी? मूवेबल और इमूवेबल, लैंड है, बिल्डिंग है, कुछ भी हो, मंदिर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं मंदिर का, ठीक है, तो मंदिर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इक्वली टू द लॉ, वो अकॉर्डिंगली टू द लॉ जाना चाहिए, ठीक है, इक्वल एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ जाना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो वहां पर जो नियम कानून है ना, ऐसा नियम कानून मत बना देना मंदिर में जो कि लॉ के अगेंस्ट जा रहा हो, समझ में आ रहा है ना चीज, यही है। आर्टिकल 27 देख ले, आर्टिकल 27 तो भाई खून खौलता है ये सब चीज देखने में, मतलब देखो भगवान को तो मैं भी मान लेता हूँ, भगवान को ऑब्वियसली यार, भगवान थे इसीलिए हम है, अगर भगवान नहीं रहते तो हम भी नहीं रहते, एंड दे हैव क्रिएटेड, गॉड हैव क्रिएटेड एंड ऑल दैट, ठीक है, कंसेप्ट ठीक है, लेकिन भैया सबसे बड़ा जो चीज है ना, आज मैं अगर मतलब सोचता हूं ना, तो यार देखो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन क्या है पता है? मंदिर, मस्जिद और चर्च, सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन यही है। आर्टिकल 27 प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आर्टिकल 27 प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आर्टिकल 27 प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स पे करना नहीं करता, टैक्स पे करना नहीं पड़ता। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि द रिचेस्ट, ठीक है, टैक्स पे करना नहीं होता है, मतलब ये जो मंदिर मस्जिद है ना, उन लोगों को, ये जो मंदिर मस्जिद और चर्च है, सभी लोगों को यू डोंट हैव टू पे द टैक्स फॉर दैट, मतलब उनका जो ओनर है उनको टैक्स पे करना नहीं होता। तो आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 27, नो पर्सन कैन बी compelled to pay any tax, the proceeds of which are specially appropriated in the payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination, ठीक है। तो ये जो मंदिर मस्जिद जो है ना, उनको मेंटेन करने के लिए जो खर्चा लग रहा है ना, जितना भी एक्सपेंस हो रहा है, जो कुछ भी कर लो यार, मंदिर बना लो, सोने का, चांदी का, डायमंड्स का, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, समझ में आ रहा है? आर्टिकल 27 बाबा साहब ने लिख के दिया ये चीज,
तो देखो यार अभी बाबा साहब ने बोला तो फॉलो तो करना पड़ेगा, राइट। तो आर्टिकल 27 गिव्स अस सच। तो पंडित जो बैठा हुआ है और ये जो मक्का का मस्जिद है, एंड दिस क्रिश्चियनिटी, this priest preaching Christianity, all this do not have to pay any taxes for doing all such kind of festivals or organization or programs. You being able to understand me? So let's go to the next topic. The next topic talks about Article 28. Now what does Article 28 tells us? Article 28 tells us about the prohibits religious instructions in certain educational institution. देखा है आपने कभी यार, बहुत सारे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस है, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस है, क्रिश्चियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको भी पता है कि वहां पर क्रिश्चियनिटी जो है ना बहुत भयानक तरीके से प्रीच करते हैं वो लोग। और ऐसे भी इक्वली बहुत सारे मुस्लिम्स एंड बहुत सारे हिंदू इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे वो अपना अपना जो कल्चर है ना वो बहुत भयानक तरीके से प्रीच करते हैं। मतलब आप तो मतलब ऐसा फील करोगे यार, मैं तो, आप अगर मुस्लिम हो तो आप फील करोगे भाई मैं तो हिंदू हूँ, और अगर आप हिंदू हो तो आप फील करने स्टार्ट कर दोगे कि यार मैं तो मुस्लिम हूँ, उस स्कूल में उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हुए ही। तो ये प्रोहिबिट करता है, कौन प्रोहिबिट करता है? आर्टिकल 28 प्रोहिबिट करता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना मना है, ठीक है। आर्टिकल 28 थोड़ा बहुत दे सकते हो लेकिन भयानक तरीके से नहीं दे सकते। तो आर्टिकल 28 व्हाट डज इट सेज? आर्टिकल 28 प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन सर्टेन एजुकेशनल और रिलीजियस वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप हवन कराना स्टार्ट कर दो, सब स्टूडेंट्स को बोल रहे हो कि आपको हवन करना है। मतलब जो इस्लाम वाला बंदा है, जो मतलब मुस्लिम वाला बंदा है, और जो आपका पकड़ लो यार क्रिश्चियन वाला बंदा है, उसको भी बिठा के आप हवन करवा रहे हो, तो ये तो सही बात नहीं है ना। तो ये प्रोहिबिट करता है, कौन प्रोहिबिट करता है? आर्टिकल 28, राइट। तो जो मुस्लिम स्टूडेंट है या फिर क्रिश्चियन स्टूडेंट है, जो भी है, ठीक है, जैन स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो सारे जो स्टूडेंट्स है ना उनको यार ये सारे ऑपोजिट वाले रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना दरकार नहीं है। तो इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या है? freedom to a person to participate in such religious institution, right? Now this is your freedom, you are a student, it's your freedom, you want to participate in that such religious instructions or not, institutions or not, okay, this is a freedom of yours. Now the article states that no religious instructions can be provided in any educational institutions wholly maintained out of the state fund. अभी याद रखो ये चीज, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना ये प्राइवेट स्कूल्स को छोड़ के है भाई मेरे, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स को छोड़ के है। तो अगर ये गवर्नमेंट स्कूल है ना तो स्टेट फंड से चल रहा है। स्टेट फंड मतलब, स्टेट मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट होता है। मैंने पहले भी बता चुका हूं कि यार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब पढ़ेंगे स्टेट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट मतलब नेशनल, मतलब सेंट्रल, स्टेट मतलब कंट्री, ठीक है, कंट्री। स्टेट का मतलब कंट्री है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला ऐसा नहीं है। ये क्या है? स्टेट मतलब पूरा कंट्री। तो कंट्री, जो कंट्री मतलब स्टेट मतलब सेंट्रल के फंड से जो इंस्टीट्यूशन चल रहा है ना वहां पे तो भाई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बिल्कुल साफ साफ मना है। यू कैन नॉट प्रीच ओवर देयर। और अगर आप प्राइवेट में चले जाओगे ना तो वहां पे बहुत कुछ करा लेते हैं यार, उपाय नहीं है यार, वी हैव टू फेस दैट बिकॉज देयर आर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, राइट। सो यू हैव टू सी इन दिस आर्टिकल। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे ना, सर मैं तो वहां पे पढ़ता हूँ, वहां पे तो मतलब बिंदास कराते हैं सर, दूसरे रिलीजन का चीज है, तो सर वो मतलब इज दैट इलीगल? देखो सबसे पहला चीज तो ये है ना, अगर कोई इलीगल चीज हो, मतलब बहुत ही भयानक अगेंस्ट हो आपके रिलीजन का, जो दूसरा रिलीजन प्रीच कर रहा है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो पुलिस वहीं आके उसके प्रिंसिपल को या फिर मालिक को धर लेंगे। तो टेंशन मत करो, जितना करा रहे ना उतना लिमिट के अंदर करा रहे, वो लोग ज्यादा नहीं करा रहे। समझ में आ रहा है? और वो करा सकते हैं, मतलब लिमिट के अंदर करा सकते हैं। वो कहां पर लिखा है? देखो, द आर्टिकल states that no religious instructions can be provided in any educational institutions wholly maintained out of the state fund। मतलब यहाँ पे ये बोला कि स्टेट फंड से जो इंस्टीट्यूशन चल रहा है ना वहां पे कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे मतलब क्या कहा गया है कि ये ऑपोजिट है टू दोस इंस्टीट्यूशंस, दोस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे ऑपोजिटली अगर हम समझे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मेंटेन कर सकता है उनका रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, लेकिन टू अ मिनिमम लेवल, ठीक है, टू अ मिनिमम लेवल। इतना नहीं कि मतलब धोती पहना के मतलब हवन वन करवा दे रहे मतलब क्रिश्चियन बंदे को, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आर्टिकल 29 देख ले हम लोग। आर्टिकल 29 एंड 30 टॉक्स अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 एंड 30 टॉक्स अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। भाई ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है ना ये अपना खुद का है,
हक से मांगना चाहिए। आर्टिकल 29 क्या कहता है, देखो ए में कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज गारंटीज टू राइट्स। ठीक है, यहाँ पे ए में करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट में हम लोग बात करने वाले हैं अभी। माइनॉरिटीज क्या होता है, माइनॉरिटीज क्या होता है, देखो कोई भी पर्टिकुलर जगह का कोई भी माइनॉरिटी होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया का बात कर ले, पूरा इंडिया का बात कर ले, पूरा कंट्री का बात कर ले, तो माइनॉरिटी में नहीं आता हिंदुइज्म और मुस्लिम, ये सब माइनॉरिटी में नहीं होता, मेजोरिटी में आता है हिंदुइज्म, राइट। लेकिन स्टेट, अगर हम पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर एरियाज की बात करें, तो वहां पे माइनॉरिटीज एंड मेजोरिटीज आ जाता है डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, आप कहीं पर भी हो, आप कहीं के भी माइनॉरिटीज हो, आप महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज हो, या फिर आप गुजरात के माइनॉरिटीज हो, या फिर आप नागालैंड के माइनॉरिटीज, असम के माइनॉरिटीज हो, कुछ भी हो, क्या कह रहा है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ, मतलब कहीं पे भी, हिंदुस्तान के कहीं पे भी आप रह रहे हो, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन हैज द राइट टू कंजर्व द सेम। माइनॉरिटीज का अपना जो भी बंदे कहीं पर भी रह रहे, ठीक है, तो वहां का जो माइनॉरिटीज है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का अगर कोई माइनॉरिटी सेगमेंट निकलता है, ठीक है, तो माइनॉरिटीज जो है उनको अपना खुद का जो कल्चर है वो खुद से प्रिजर्व करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, ये कह रहा है आपको ए वाला पोर्शन, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजंस रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, मतलब उनका लैंग्वेज डिफरेंट है, स्क्रिप्ट और culture of its own has the right to conserve the same. You can conserve your language, script, culture over there wherever you are residing. You do not have to follow the majority one. You can conserve your one, right? Next क्या कह रहा है कि no citizens can be denied admission into any educational institutions maintained by the state or receiving aid out of the state fund on the grounds only of religion, race, caste, language or any of them. यहाँ पे any होगा, a and y होगा, ठीक है, any of them. This provision is general and applies to each citizen, individuals and is not confined to a group of citizens. यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखो अगर आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भर्ती होना चाहते हो ना, तो यार आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन मना नहीं कर सकता। कोई भी मतलब कौन सा इंस्टीट्यूशन सर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं मेरे भाई, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं, याद रखना अच्छे से, जो स्टेट फंड से चल रहा है, जो स्टेट फंड से चल रहा है, स्टेट फंड मतलब गवर्नमेंट के फंड से जो इंस्टीट्यूशन चल रहा है, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भेदभाव नहीं होगा। इसका कोई गारंटी नहीं है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भेदभाव ऑब्वियसली होता ही है। तो याद रखना, अगर आप कोई किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में, और यू आर गोइंग टू अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और एनीवेयर, यू आर नॉट डिप्राइव्ड टू गेट एडमिशन ओवर देयर, आपको एडमिशन लेने से रोक नहीं सकते कोई भी बंदा या फिर कोई भी अथॉरिटी, इफ इट इज इंस्टीट्यूशन गवर्नड बाय द स्टेट, ठीक है, फंडेड बाय द स्टेट। समझ में आ रहा है चीज? तो आपके रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, किसी भी इन सब डिस्क्रिमिनेशन से आपको सेव करता है आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बी क्या कह रहा है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हाँ ऑब्वियसली यार, माइनॉरिटीज अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताता हूँ, फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में मेजोरिटी कौन है, मेजोरिटी कौन सा रिलीजन के बंदे रहते हैं महाराष्ट्र में? हिंदू। ओके, मैं एक एजम्पशन ले रहा हूँ, ठीक है, ये फैक्ट नहीं है लेकिन मैं एजम्पशन ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है? सो महाराष्ट्र में अगर सबसे ज्यादा कोई रिलीजियस कम्युनिटी रहता है, वो रहता है हिंदू, ठीक है। तो अगर माइनॉरिटीज, फॉर एग्जांपल माइनॉरिटीज जो कोई भी हो, माइनॉरिटीज अदर रिलीजन्स, फॉर एग्जांपल जैनिज्म, ठीक है, मुस्लिम्स मतलब इस्लाम, ठीक है, ऑल दोस काइंड ऑफ रिलीजन्स, अगर वो माइनॉरिटीज उनका खुद का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं ना, तो आप कौन होते हो रोकने वाले? उनको कोई रोक नहीं सकता। दे कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन रिलीजन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या कहते हैं कि देखो आर्टिकल 30 तो खत्म नहीं हुआ अभी तक। राइट गारंटी टू द माइनॉरिटीज एंड आर्टिकल 30 आर इवन मोर इंपॉर्टेंट देन दोस कवर्ड इन आर्टिकल 29। 29 से ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 30 है। कैसे? फॉलोइंग आर द राइट्स डिक्लेयर्ड इन आर्टिकल 30। देख लेते हैं एक बार। All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.
तो भाई साहब यहाँ तो समझ में आ रहा है ना, ये जो बी है ना, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का कंटिन्यूएशन है इस पेज में मैंने लिखा है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। बी का कंटिन्यूएशन है यहाँ पे, द राइट्स गारंटीड टू द माइनॉरिटीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट, राइट, आर मोर इंपॉर्टेंट of in article 30 are more important, are even more important than of article 29। 29 से ज्यादा article 30 important है। क्यों यहाँ पे कह रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि यहाँ पे राइट दे रहा है। कौन राइट दे रहा है? अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के रखा है कि देखो, माइनॉरिटीज को पूरा हक है उसका खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने को और एडमिनिस्टर करने को, चलाने को। समझ में आ रहा है चीज? नेक्स्ट आर्टिकल 32 देख ले, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 31 का है सर। Where is Article 31? Now Article 31 जो बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं एकदम फर्स्ट लेक्चर से, वो बच्चे तो पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है उनको कि आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी है जो हट चुका है, ठीक है। Now it's Article 32. Now Article 32 is right to constitutional remedies. क्या कहते हैं? Right to constitutional remedies. Article 32 guarantees the enforcement of fundamental rights. Citizens of India can apply to the Supreme Court under Article 32 for enforcing fundamental right. अभी Article 32 बहुत ही मतलब मजा वाला बात बोल रहा है कि देखो भाई साहब, आपका जो फंडामेंटल राइट्स है ना सर, फंडामेंटल राइट्स क्या है मैं पढ़ाने वाला हूं, टेंशन मत लो, फंडामेंटल राइट्स भी मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ना, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहा है ना, तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो फॉर अवेलिंग योर फंडामेंटल राइट। समझ में आ रहा है चीज? इजी है। नाउ अमेंडमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, अगर सर फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंजेस लाना है तो सर वो ला सकते हैं हम लोग, ऑब्वियसली ला सकते हैं। हम लोग नहीं ला सकते लेकिन लॉ मेकर्स ला सकते हैं। लेकिन लॉ मेकर्स को एक चीज बहुत ही ध्यान से याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना कैन बी अमेंडेड, वो अमेंड कर सकते हो, बट शुड नॉट, ये नीट नहीं होगा, नॉट होगा, ठीक है। टेक अवे द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। तो चेंजेस करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एकदम भारी वाला चेंजेस मत कर देना। बेसिक जो मीनिंग है फंडामेंटल राइट, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जिस इंटेंशन से लिखा फंडामेंटल राइट्स को, उसका इंटेंशन चेंज नहीं होना चाहिए। एकदम डिफरेंट, कोई डिफरेंट ही फंडामेंटल राइट आप घुसेर नहीं कर सकते यहाँ पे। समझ में आ रहा है चीज? उसका रिलेवेंट केस क्या है सर? सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, this is the relevant case for it. So how important is it to memorize the code, memorize the case? देखो भाई, केस मेमोराइज करोगे ना मार्क्स अच्छा आएगा, इतना ही सी बात है। केस से तुमको प्यार होना चाहिए। आओ नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये हम लोग देखने वाले हैं आज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। Now the articles includes in part 4 of the constitution, part 4 of the constitution contains certain directive principles which are guidelines for the future government to lead the country। तो यार डॉक्टर साहब ने देखो कितना दूर का सोचते हैं भाई डॉक्टर साहब ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी लिख दिया कि कोई भी गवर्नमेंट आ रहा है, सत्ता में आ रहा है, कोई भी गवर्नमेंट आ रहा है, बीजेपी आ रहा है, कांग्रेस आ रहा है, या फिर जो कुछ भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, याद रखना ये जो मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिख के जा रहा हूं ना, मैं कौन हूं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो मैं जो लिख के जा रहा हूं इसी को मद्देनजर रखते हुए यू शुड इम्प्लाई, यू शुड कंट्रोल, दिस आर द गाइडलाइंस। ओके, दिस आर द गाइडलाइंस फॉर यू हाउ टू रन द कंट्री। ओके, हाउ टू रन द कंट्री। सबसे पहले गाइडलाइंस ने क्या बोला कि प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल के वेलफेयर के लिए काज किया करो यार। पुरुष और महिलाओं को इक्वली ट्रीट किया करो, राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। पुरुष और महिलाओं को इक्वल संख्या दो। ये होता है क्या सर? नहीं होता भाई। तो सर ये तो सर अपना राइट है। देखो भाई, ये राइट नहीं है तुम्हारा, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है। मतलब बी आर अम्बेडकर साहब ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कुछ एडवाइस दे के गया है, फॉलो करना है तो करना, नहीं करना है तो मत करना। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में याद रखना, गवर्नमेंट सेक्टर में बराबर ये फॉलो होता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता ये सब फॉलो। तो लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने, अगर if you want to do a government job, always remember, even if you are a girl or a boy, you will get the equal amount of payment for the equal work you are doing, ठीक है।
स्टेट मस्ट टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, स्टेट को विलेज पंचायत और भी सेटअप करना चाहिए, ठीक है, विलेज पंचायत और भी सेटअप करना चाहिए, प्रोमोट करना चाहिए। क्या प्रोमोट करना चाहिए? एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, ठीक है, एससी एसटी के लिए अच्छे से यार इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनके इकोनॉमी के लिए कुछ अच्छा किया करो यार गवर्नमेंट, ठीक है, शेड्यूल का उनको एजुकेशनल के लिए कुछ मतलब अच्छे सुविधाएं, कुछ मतलब क्या कहते हैं इसको, रिजर्वेशंस ये दिया करो यार। कौन बता करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिख के गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने। नाउ ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इज अ मस्ट, ठीक है, तो स्टेट को बोला, गवर्नमेंट को बोला याद रखना एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री अच्छे से कर लियो। और देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से तब के टाइम पे, इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे एक अच्छी सी बताकर गया था डॉक्टर साहब ने कि देखो काउ स्लॉटरिंग बंद कर दो, काउ स्लॉटरिंग बंद कर दो। काउ स्लॉटरिंग मतलब क्या है? गौ माता का कत्ल करना बंद कर दो, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये किसने बताकर गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने। लेकिन फिर भी फॉलो होता है इंडिया में? देखो मैक्सिमम टू मैक्सिमम नहीं होता, मतलब बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे मतलब ये फॉलो नहीं होता एक्चुअली में, राइट। नाउ प्रोविजंस मस्ट बी मेड फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, और यार मैटरनिटी रिलीफ दिया करो यार। और जस्ट ह्यूमन कंडीशन मतलब क्या होता है कि यार दरकार के टाइम पे ह्यूमन कंडीशंस, ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ जब महिलाएं ऑफिस में काम कर रहे हो और वो मैटरनिटी रिलीफ चाहिए उनको, देन यू शुड गिव देम, राइट। इंप्रूव द एनवायरनमेंट टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट को सेव करके रखना। Now, protection of the monument, places and objects national importance. National importance मतलब क्या यार? अपने जो इंडिया के मॉन्यूमेंट्स है ना, उनको प्रिजर्व करो, उनपे पान चबा के थूको मत। समझ में आ रहा है चीज? तो उनको प्रिजर्व करना सीखो। नेक्स्ट देख ले हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ने वाले भाई, एकदम कस के पकड़ के बैठ जाओ। फंडामेंटल ड्यूटीज आने वाला है। You have to follow these duties as this person is following. This guy is following in the screen. This guy is completely attention to the fundamental duties, because even you have to pay attention to the fundamental duties. What are the fundamental duties? You have to respect. First duty, you have to respect the national flag and national anthem. You have to respect the national flag and national anthem. Right? Cherish करो यार, cherish करो। cherish मतलब क्या? मतलब you have to cherish. You have to appreciate. ठीक है, खुशी मनाओ, ठीक है। किन आइडल्स को चेरिश करो, मतलब किन के दिग्गजों के बारे में आप लोग अच्छे अच्छे बातें किया करो। किन दिग्गज के बारे में? दोस नोबल आइडियल्स मतलब वो बंदे जो जिनके वजह से हमको फ्रीडम मिला, नेशनल स्ट्रगल के लिए वो लोग अपने जान दे दिए, उनका चेरिश किया करो हमेशा। फॉर एग्जाम्पल भगत सिंह के बारे में अच्छे गीत गाया करो, प्रोग्राम्स रखा करो फॉर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ऑल दिस, राइट। नाउ द अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हाँ यार, सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए आपको कड़ा कदम उठाना चाहिए। यू शुड नॉट गो अगेंस्ट द इंडियन सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। नाउ डिफेंड द कंट्री, जब जब दरकार पड़े ना यार, कंट्री को डिफेंड करना होगा भाई। नेशनल सर्विस के लिए बुलाएंगे तो जाना, मतलब वर्ल्ड वॉर 4 लग गया, वर्ल्ड वॉर 3 लग गया, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 3 तो कोरोना वायरस का वार जो है ये इक्वल टू वर्ल्ड वॉर 3 है। तो फिर भी अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो और नेशनल सर्विस का दरकार हो, मतलब आर्मी कम पड़ रहा है, तो घर के बिस्तर के नीचे छुप के बैठे मत रहना। यू शुड गो विद द गन्स एंड फाइट। ओके, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर कंट्री एंड गिव एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज, ठीक है। नाउ टू प्रोटेक्ट द हार्मनी, to promote the harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religions, मतलब हर जो रिलीजन्स है उनके भीतर भाईचारा रखा करो। हिंदू मुस्लिम भाई ऐसा भाईचारा रखा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर। हाँ यार, हेरिटेज का अपना जो इतना पुराना रिच कल्चर है उसको वैल्यू क्या करो, उसको प्रिजर्व क्या करो यार। वेस्ट की तरफ भागा मत करो यार, वेस्टर्न कल्चर की तरफ भागा मत करो, अपने जो कल्चर है उसको प्रिजर्व किया करो।
to protect and improve the natural environment, including forest, lake, river, wildlife, and has compassion living creatures. ठीक है, lakes, rivers, wildlife को यार साफ सुथरा रखो, क्लीन रखो, प्रोटेक्ट करो, इंप्रूव करो. नाउ टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर. यार साइंटिफिक टेम्पर मतलब क्या होता है? ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. साइंटिफिक टेम्पर मतलब ऐसा सोच, मतलब नल्ला वाला सोच मत रखो कि यार मुझको काम नहीं करना है, बस ऐसे घर पे बैठा रहना. यार साइंटिफिक टेम्पर रखो हमेशा, साइंटिफिक मेंटालिटी रखो हमेशा. हाउ कैन आई गिव दिस कंट्री अ न्यू थिंग, अ न्यू ऑब्जेक्ट और अ न्यू डिवाइस और अ न्यू इन्वेंशन और एनीथिंग. साइंटिफिक टेम्पर रखा करो अपने अंदर. समझ में आ रहा है? टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस. ठीक है, तो वायलेंस जो है ना, वायलेंस के अगेंस्ट खड़ा रहना हमेशा. यार वायलेंस मत किया करना. पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना, सेफ गार्ड करके रखना. टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी टू द नेशनल constantly rises to higher level of endeavor and achievement. यार हमेशा स्ट्राइव करना कि अचीवमेंट के टूवर्ड्स हमेशा दौड़ना, अचीवमेंट के टूवर्ड्स हमेशा दौड़ना. एंड यू शुड ऑलवेज ट्राई टू अचीव higher and higher for the betterment of this country. समझ में आ रहा है चीज? तो ये है आपका 10 फंडामेंटल राइट्स. तो ये 10 जो है, ये 10 ऐसा फंडामेंटल राइट्स है. यू शुड नेवर गिव 10 बहाने. यू शुड ऑलवेज come to work for this, come and stand for this 10 fundamental rights always. तो भाई यही तक है आपका लेक्चर. और ये जो वीडियो है ये यहां तक खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन और एक वीडियो आने वाला है जो कि वीडियो नंबर कितना होगा भाई? वीडियो नंबर 6 होगा आई गेस. या वीडियो नंबर 6 होगा जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खत्म होने वाला है. एंड देन we will move towards the other chapters, right? So to all the students, safe रहना भाई, घर पे रहना यार कुछ दिनों के लिए. Right, protect yourself and protect your elder people. Do not touch them, do not hug them, do not hold their hand or do not go very close to them. Understand? Protect them from this virus. Thank you so much and happy learning.